Hello everyone, welcome to my YouTube channel SB Maths. Today we are discussing real analysis topic improper integral. हम रियल एनालिसिस की तैयारी टॉपिक वाइज करेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और उनको हम इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इससे हमारा CSIR नेट में और गेट में 3 मार्क्स का CSIR नेट में और 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का गेट में पूछा जाता है। ये हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है प्रॉपर इंटीग्रल। द डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx is said to be proper integral if the interval of integration close interval ab is finite or bounded। कि हम किसी भी इंटीग्रल को प्रॉपर इंटीग्रल कब बोलते हैं, जब उसकी जो लिमिट है a से b ये दोनों फाइनाइट हो, और या फिर हमारा जो ये f गिवन है ये हमारा इंटीग्रेंट बाउंडेड हो क्लोज इंटरवल ए बी के बीच में। मतलब इसकी हमें इनफाइनाइट वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, हमें इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू मिलनी चाहिए। तो हम इस टाइप के इंटीग्रल को बोलते हैं प्रॉपर इंटीग्रल। जब हमारी लिमिट भी फाइनाइट हो जाए और गिवन फंक्शन है वो भी हमारा बाउंडेड हो जाए, तो इस टाइप के जितने भी इंटीग्रल होते हैं उनको बोलते हैं हम प्रॉपर इंटीग्रल। उसके बाद हमारे पास है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। द इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx is said to be improper integral if either the interval of integration close interval ab is not finite। कि जो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है a to b जा रही थी, या तो ये वाली हमारी इनफाइनाइट हो जाए ऐसे, या फिर हमारी नीचे वाली इनफाइनाइट हो जाए, और या फिर हमारी दोनों की दोनों इनफाइनाइट हो जाए, तो उसको हम इनफाइनाइट इंटीग्रल बोल देते हैं। और सेकेंड कंडीशन f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। कि हमारी लिमिट तो मान ली हमने कि वो तो हमारी फाइनाइट है या फिर इनफाइनाइट है, उसके साथ साथ या फिर उसके बिना हमारा जो fx है वो अनबाउंडेड है, यानी वो हमें इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा है। उसके बाद थर्ड पॉइंट, नाइदर द इंटरवल क्लोज इंटरवल ए बी इज फाइनाइट नोर f इज बाउंडेड ओवर इट। कि ना ही तो हमारी इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो फाइनाइट है, और ना ही जो हमारा फंक्शन है अंदर वो भी हमारा बाउंडेड नहीं है। तो इन तीनों में से अगर एक भी कंडीशन होल्ड होती है तो उस इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सबसे पहली कंडीशन थी हमारे पास कि जो इंटरवल है, जो ए टू बी लिमिट जा रही है जो हमारी, वो हमारा इनफाइनाइट हो जाए, सबसे पहली कंडीशन। उसके बाद सेकंड कंडीशन की जो हमारा अंदर ये फंक्शन होता है fx ये हमारा अनबाउंडेड हो जाए। उसके बाद थर्ड कंडीशन कि हमारा जो लिमिट है इंटीग्रेशन की a to b वो भी हमारी इनफाइनाइट हो जाए, और जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा अनबाउंडेड हो जाए, थर्ड कंडीशन ये। तो इस टाइप के जो भी इंटीग्रल तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन को भी सेटिस्फाई करते हैं वो हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है। अब उसके बाद इम्प्रॉपर इंटीग्रल में हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। तो जो हमारा फर्स्ट है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, उसमें देखते हैं हम कि क्या होता है। फर्स्ट काइंड में हमारी जो लिमिट होती है, जो a से b लेते हैं हम, वो हमारी इनफाइनाइट होती है, या तो उसमें से a इनफाइनाइट होगा या फिर b इनफाइनाइट होगा, और या फिर हमारी दोनों की दोनों इनफाइनाइट लिमिट हो जाएंगी। तो उस टाइप के इंटीग्रल को बोलेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो अब यहाँ से पढ़ते हैं, इन द डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a to b fx dx इफ आइदर a और b, या तो a और b में से कोई इनफाइनाइट हो जाए, और बोथ a एंड b आर इनफाइनाइट सो डैट द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड। कि जो हमारा इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन है क्लोज इंटरवल ए बी से ये हमारा इनफाइनाइट हो जाए। बट एक कंडीशन रहेगी कि जो हमारा फंक्शन है अंदर, जो वैल्यू है हमारे पास फंक्शन की, वो हमारी बाउंडेड होनी चाहिए। इसको बोलेंगे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। फर्स्ट काइंड में ये होता है कि जो हमारी लिमिट होती है वो हमारी इनफाइनाइट हो सकती है, लेकिन जो हमारा गिवन फंक्शन है अंदर वो हमारा बाउंडेड होना चाहिए।
तो देन इंटीग्रेशन a to b fx is called an improper integral of first kind. फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 1 to infinity dx by under root x, इसमें जो हमारी अपर लिमिट है b वो हमारी इनफाइनाइट हो रही है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। उसके बाद सेकंड है हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई टू एक्स डी एक्स, तो इसमें हमारी जो लोअर लिमिट होती है वो इनफाइनाइट हो रही है, तो ये हमारा हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब नेक्स्ट इसमें हमारी ए और बी दोनों की दोनों जो लिमिट लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की दोनों इनफाइनाइट हो रही है, तो ये भी हमारा क्या हो गया इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो फर्स्ट हमने देखा कि उसमें ए इनफाइनाइट था, सेकंड हमने देखा उसमें बी इनफाइनाइट था, और थर्ड देखा कि उसमें ए और बी अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों की दोनों हमारी इनफाइनाइट थी, तो इस टाइप के इंटीग्रल को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। इन दिस केस वी डिफाइंड, अगर हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन हो तो हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल वो सीखते हैं हम कि वी डिफाइंड इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, जो हमारा ये इन्फिनिटी होगा इसको हम टी मान लेंगे और नीचे लिख देंगे लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू टी एफ एक्स डी एक्स टी ग्रेटर देन a। ठीक है, जो t है हमारा ग्रेटर देन a होना चाहिए और t टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हम लिमिट लगाएंगे। इस टाइप के अगर हमारे पास इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन मिल जाता है तो उसको हम इसी ट्रिक से सोल्व करेंगे कि लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू टी एफ एक्स डी एक्स वेयर t ग्रेटर देन a। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन माइनस ए टू एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड विल बी डाइवर्जेंट इफ द लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ये कह रहा है कि जब भी हम इस टाइप से सोल्व करेंगे कि जो हमारी या तो अपर लिमिट इन्फाइनाइट है और या फिर लोअर लिमिट इन्फाइनाइट है और या फिर हमारी दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट है, तो उस टाइप का जैसे ही हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे अगर जो हम t वैल्यू पुट करते हैं लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाते हैं, अगर ये राइट हैंड साइड इसको बोलते हैं हम राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है हमारे पास अगर ये हमारे पास फाइनाइट आ जाती है तो इस टाइप का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और अगर इसकी वैल्यू हमारे पास इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी आ जाती है तो वो इस टाइप का इंटीग्रल हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। उसके बाद इफ द इंटीग्रल इज नाइदर कन्वर्जेंट नोर डाइवर्जेंट देन इट इज ओसिलेट, कि वो ना ही तो हमारा कन्वर्जेंट कर रहा है और ना ही हमारा डाइवर्जेंट कर रहा है, तो इट मीन्स वो हमारा ओसिलेट कर रहा है। ओसिलेट का मतलब होता है जैसे -1 की पावर n ले लेते हैं तो जैसे ही हम इवन वैल्यू देते हैं तो 1 देता है और जैसे ही हम ओड वैल्यू देते हैं तो -1, तो इस टाइप की जो सीक्वेंस होती है वो हमारी -1 और 1 के बीच में ओसिलेट करती रहती है, तो इस टाइप की इंटीग्रल को हम बोल देते हैं ओसिलेटिंग इंटीग्रल। उसके बाद है इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, कि सेकंड काइंड में हमारा इंटीग्रल किस टाइप का होता है। इफ द डेफिनाइट इंटीग्रल इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इफ बोथ a एंड b आर फाइनाइट, कि हमारे पास लोअर लिमिट भी फाइनाइट है और अपर लिमिट भी फाइनाइट है, so that the interval of integration is finite but f has one or more points of infinite discontinuity, कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की लिमिट है इंटीग्रेशन a टू b ये भी हमारा फाइनाइट और ये भी हमारा फाइनाइट, तो इट मीन्स जो हमारा इंटरवल है क्लोज इंटरवल a टू b ये दोनों हमारे फाइनाइट हो गए, लेकिन जो हमारा फंक्शन है अंदर उसके पास हमारे पास पॉइंट्स एंड इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के, जैसे ये मान लेते हैं 1 से लेके 2 तक का 1/x-1, तो ये हमारी यहाँ लोअर लिमिट भी फाइनाइट है और अपर लिमिट भी फाइनाइट है, लेकिन जो हमने फंक्शनल लिया है उस पे x = 1 हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2। तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है सेकंड काइंड में उसमें हमारा फंक्शन होता है जो उसके पास
वन और मोर पॉइंट्स ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि मोर पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे होंगे। जैसे यहाँ से 2 से 4 ले लिया और डिफाइंड कर दिया dx बाय x माइनस 2 एंड x माइनस 4। तो यहाँ पर हमारा जो इंटरवल है वो 2 से 4 है, वो तो हमारा फाइनाइट है, लेकिन जो हमारा फंक्शन गिवन है उसको x इज इक्वल टू 2 पे भी उसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और x इज इक्वल टू 4 पे भी उसके पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। ठीक है, फोर अब इसमें समझते हैं f इज नॉट बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। अगर हम इस टाइप का लेते हैं तो x इज इक्वल टू 2 पे ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है, तो ये f हमारा बाउंडेड नहीं होता ऑन क्लोज इंटरवल a कोमा b। देन इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस इंटीग्रल को हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड बोलते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय एक्स स्क्वायर। तो ये हमारी जो लिमिट है 0 से 1, ये हमारा इंटरवल तो हो गया हमारा फाइनाइट, बट जो हमारा ये फंक्शन है इसको हमारे x इज इक्वल टू 0 रखते ही हमें इनफाइनाइट वैल्यू देता है। तो इट मीन्स x इज इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। उसके बाद सेकंड इंटीग्रेशन 1 to 2 dx बाय 2 माइनस एक्स। तो इसको भी हमारे फंक्शन को x इज इक्वल टू 2 पे प्रॉब्लम है। उसके बाद ये आ गया, इसके पास एक पॉइंट ना होके डिसकंटिन्यूटी का, इसके पास मोर देन 1 पॉइंट्स है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी के, क्योंकि यहाँ पर ये हमें x इज इक्वल टू 1 पे भी पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देता है और x इज इक्वल टू 4 पे भी ये हमें इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी देता है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों के तीनों एग्जाम्पल हो गए हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड। अब हम सेकंड सीखते हैं कि इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं। जहां भी हमें प्रॉब्लम होती है, इन दिस केस वी डिफाइंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट्स t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t टू बी एफ एक्स डी एक्स टी लेस देन बी, कि जिस b पॉइंट पर, जैसे ये हमारा फंक्शन था 1 से 2 dx बाय 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पे हमें प्रॉब्लम थी, तो यहाँ पर हम 1 प्लस यहाँ पर हम t रख देंगे और t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से b एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड विल बी डाइवर्जेंट इफ द लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, कि जो हमारी ये राइट हैंड साइड लिमिट है या तो हमारी ये फाइनाइटली एग्जिस्ट कर दे, तब हम गिवन इंटीग्रल को बोल देंगे कि वो हमारा कन्वर्जेंट है, और अगर ये हमारी इनफाइनाइट वैल्यू देती है प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, तो उसको बोलते हैं हम डाइवर्जेंट। उसके बाद हमारा थर्ड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। इन दी definite integral integration a to b fx dx if the interval of integration is unbounded so that a and b or both are infinite and f is also unbounded, कि हमारी जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो भी हमारी इनफाइनाइट हो और जो हमारा गिवन फंक्शन है वो भी हमारा इनफाइनाइट हो, तो उस टाइप के इंटीग्रल उस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को बोलते हैं हम थर्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल। इफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन इज अनबाउंडेड, कि जो हमारा इंटरवल है, जैसे हम लेते हैं a कोमा b, कि ये हमारा इनफाइनाइट हो, चाहे तो a इनफाइनाइट हो और चाहे हमारा b इनफाइनाइट हो और चाहे दोनों के दोनों इनफाइनाइट हो, जैसे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, एंड f इज आल्सो अनबाउंडेड, जो हमारा गिवन फंक्शन होता है वो भी हमारा अनबाउंडेड हो, देन इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज कॉल्ड एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स। अब इसमें हम देखें अगर, तो इसमें 0 पे भी इस इंटीग्रल को प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे ही हम 1/0 पुट करेंगे तो ये हमारा अनबाउंडेड हो जाएगा फंक्शन एफ एक्स। उसके बाद इन्फिनिटी पे भी इसको प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फिनिटी जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये जो e माइनस एक्स है ये हमारा बाय में आके ई एक्स हो जाएगा, और जैसे ही 1/e की पावर इन्फिनिटी करेंगे तो ये हमें इन्फिनिटी देगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम है,
तो इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e माइनस एक्स बाय अंडर रूट एक्स डी एक्स इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड, क्योंकि ये तो हमारी होगी लिमिट कि 0 से इन्फिनिटी जा रही है, तो जो इंटरवल है हमारा वो भी हमारा इन्फानाइट हो गया, और ऊपर से अगर हम इस फंक्शन में x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हमारा फंक्शन भी अनबाउंडेड हो गया। तो ये हमारी होगी थर्ड काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ठीक है, अब इस टाइप का इंटीग्रल हो तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के इंटीग्रल को। इन दिस केस वी डिफाइंड इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अगर हमारे पास अब लोअर लिमिट भी माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट इन्फिनिटी हो, यानी दोनों की दोनों लिमिट इनफाइनाइट हो, तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स वेयर सी इज एनी रियल नंबर। तो हम इनके दोनों के बीच में कोई सी नंबर ले लेते हैं और लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी से सी प्लस सी टू इन्फिनिटी, यानी 2 पार्ट्स में हम अपने इंटीग्रल को डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास उसके बाद हम जैसे हमने फर्स्ट टाइप का इंटीग्रल सोल्व किया था वैसे ही सोल्व करते हैं। लिमिट्स t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t1 टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट्स t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन c2 t2 एफ एक्स डी एक्स। तो हम जहाँ पर प्रॉब्लम थी हमारे फंक्शन को, वहाँ पर हम t पुट करके और लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देते हैं। ठीक है, तो ये सेम हमारा फर्स्ट टाइप का बन जाता है। इसको हम I1 मान लेते हैं और इसको I2। फिर I1 और I2 को अलग से सोल्व करते हैं। जहाँ पर प्रॉब्लम होती है वहाँ पर लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इसमें किया हमने, ऐसे ही लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी यहाँ पर कर देंगे अगर हम I2 और I1 और I2 दो अलग अलग इंटीग्रल लेकर सोल्व कर रहे हैं तब। ठीक है, अब देखते हैं कि कब ये हमारा डाइवर्जेंट होगा और कब ये हमारा कन्वर्जेंट होगा। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट इफ बोथ द लिमिट्स ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कि जो हमारा ये राइट हैंड साइड में जो हमारा फंक्शन पड़ा हुआ है, अगर ये हम कब बोलेंगे कि ये कन्वर्जेंट है, जब हमारी ये वाली लिमिट भी फाइनाइट एग्जिस्ट करे और ये वाली लिमिट भी फाइनाइट एग्जिस्ट करे और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो। अदरवाइज अगर इनमें से एक भी हमारी डाइवर्जेंट कर जाती है तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रल पड़ा हुआ है वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाता है। ठीक है, अब है नोट कि माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन माइनस टी टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू टी एफ एक्स डी एक्स। कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि यहाँ अगर हमारा माइनस इन्फिनिटी था तो यहाँ टी की जगह माइनस टी कर दिया और यहाँ पर इन्फिनिटी था तो यहाँ पर टी कर दिया। ये दिस इज अ नॉट अ राइट वे। हम ऐसे इसको सोल्व करते हैं कि अगर हमारा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स है तो हम उसके बीच में एक सी पॉइंट कंसीडर करते हैं और इन दोनों के लिए अलग अलग से लिमिट अप्लाई करते हैं कि जो हमारा t1 है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और जो हमारा t2 है वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये हमारा राइट वे नहीं है कि हम सिर्फ एक ही t ले लें और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लें, ऐसे हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो लिमिट्स t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस टी टू सी एंड सी टू टी इस टाइप से हम नहीं लिख सकते, यानी एक t को हम नहीं ले सकते कि एक जगह वही t हमारा माइनस इन्फिनिटी, अगर हमारा t इन्फिनिटी को जा रहा है तो हम ऐसे नहीं ले सकते कि माइनस t हमारा माइनस इन्फिनिटी को जाएगा। ये हमारा सही वे नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, अब सेकेंड नोट, in the improper integral of second kind both a and b are finite but f has one or more point of infinite discontinuity on closed interval ab। कि जो हमारा सेकेंड काइंड होता है वो होता है a to b 1 by x माइनस a dx, और यहाँ पर हमारा जो क्लोज इंटरवल ए बी है वो हमारा फाइनाइट होता है, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है उसके पास या तो एक पॉइंट होता है इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी का और या फिर एक से ज़्यादा, कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उसके पास फंक्शन के पास इनफाइनाइट डिस्कंटिन्यूटी होती है। जो हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन होती है वो हमारी फाइनाइट होती है।
उसके बाद इफ एफ एक्स बिकम्स इन्फानाइट एट बी ओनली, कि अगर हमारा जो फंक्शन है अगर वो सिर्फ बी पे ही हमारा इन्फानाइट बन रहा है, तो वी डिफाइंड इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लिमिट एप्सिलन टेंड्स टू 0 माइनस इंटीग्रेशन ए टू बी माइनस एप्सिलन एफ एक्स डी एक्स। तो हम अपने बी में से कुछ समथिंग माइनस कर देंगे, एप्सिलन छोटा सा नंबर कोई, जिससे कि जो हमारी लिमिट थी उसको, जो हमारा एफ एक्स था उसको हमारे बी पर प्रॉब्लम थी, तो बी माइनस एप्सिलन करके उस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और अगर ये वैल्यू हमें फाइनाइट मिलेगी तो जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड होगा वो हमारा कन्वर्जेंट करेगा, अदरवाइज वो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ठीक है, तो द इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स विल बी कन्वर्जेंट इफ द लिमिट ऑन द राइट हैंड साइड एग्जिस्ट फाइनाइटली एंड विल बी डाइवर्जेंट इफ द लिमिट इज प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब सेकंड केस, ये तो हमारा केस हो गया कि जब हमारी अपर लिमिट है जो उस पर प्रॉब्लम थी फंक्शन को। अब जो सेकंड केस है वो ये है कि अगर हमारे फंक्शन को सिर्फ लोअर लिमिट पर प्रॉब्लम है, तब क्या करेंगे। If f(x) becomes infinite at x is equal to a only, we define integration a to b f(x) dx is equal to limit epsilon tends to 0 plus integration a plus epsilon to b f(x) dx। तो अगर a पर प्रॉब्लम है, अब हमारी जो इंटरवल है वो a टू b जा रहा है, तो हम यहाँ पर a माइनस b तो नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारे इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो हम यहाँ पर समथिंग ऐड करेंगे, तो a प्लस एप्सिलन करेंगे। अगर हमारे b पर प्रॉब्लम थी तो हमने b में से कुछ माइनस किया था, क्योंकि जैसे ही यहाँ b पर प्लस कुछ ऐड करेंगे तो जो हमारा गिवन इंटरवल है उससे हमारी लिमिट बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए अगर हमारे लोअर लिमिट पर प्रॉब्लम है तो हम a प्लस एप्सिलन करते हैं, और अगर अपर लिमिट पर प्रॉब्लम होती है तो उसमें से कुछ माइनस करते हैं। तो the improper integral integration a to b f(x) dx will be convergent if the limit on the right hand side exists finitely, otherwise it is divergent। कि अगर ये राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट करती है फाइनाइटली, तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, और अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आती है तो हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब थर्ड केस पढ़ते हैं। इफ एफ एक्स बिकम्स इन्फानाइट एट एक्स इज इक्वल टू सी ओनली और सी लाइज बिटवीन ओपन इंटरवल ए कोमा बी, कि सी हमारा एक ऐसा पॉइंट है जो हमारी जो लिमिट है इंटीग्रेशन ए टू बी उसके बीच में लाई कर रहा है और फंक्शन को सी पर प्रॉब्लम है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हम जो हमारी लिमिट होती है उसको ब्रेक कर लेते हैं टू पार्ट्स में, जैसे इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब सी पर प्रॉब्लम है तो यहाँ क्या करेंगे, लिमिट एप्सिलन 1 सी टेंड्स टू एप्सिलन 1 टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन ए टू सी माइनस एप्सिलन 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस लिमिट एप्सिलन 2 टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन सी प्लस एप्सिलन 2 एफ एक्स डी एक्स। यहाँ पर हमने कुछ माइनस किया और यहाँ पर कुछ ऐड किया। जब भी हमारे पास लोअर लिमिट होती है तो उसमें हम कुछ ऐड करते हैं और अपर लिमिट में से हम कुछ माइनस करते हैं। ठीक है, अब कब हमारा ये जो हमारा इंटीग्रल है, कब ये हमारा कन्वर्जेंट होगा और कब ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। The improper integral integration a to b f(x) dx will be convergent if both the limits on the right hand side exist finitely and independent of each other, otherwise it will be divergent। कि जो हमारे दोनों के दोनों इंटीग्रल हैं, अगर ये दोनों के दोनों हमें फाइनाइट वैल्यू देते हैं तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा, लेकिन अगर वो हमें इनफाइनाइट वैल्यू देते हैं तो ये हमारा डाइवर्जेंट होगा। अब नोट पढ़ते हैं कि इस टाइप के हम जो भी हमारे पास क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे सोल्व करेंगे। इफ एफ हैज इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट एन एंड पॉइंट ऑफ द इंटरवल ऑफ इंटीग्रेशन, देन द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज अप्रोच्ड फ्रॉम विदिन द इंटरवल। तो अगर इस टाइप के कि अगर एंड पॉइंट पर प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, उन एंड पॉइंट से थोड़ा माइनस कर देंगे और इसमें थोड़ा ऐड कर देंगे और उस टाइप से उस इंटीग्रल को हैंडल करेंगे। थस इफ द इंटीग्रेशन interval of integration is closed interval a b and
f हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट ए, अगर हमारे जो लोअर लिमिट है उस पर फंक्शन को प्रॉब्लम है, फंक्शन के पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो हम कंसीडर करेंगे इंटीग्रे क्लोज इंटरवल a प्लस एप्सिलन कोमा b और एप्सिलन टेंड करेगा हमारा 0 प्लस को। ठीक है, यही है कि अगर लोअर लिमिट होती है तो लोअर लिमिट में हम कुछ ऐड करते हैं, और अगर हमारे पास अपर लिमिट में प्रॉब्लम होती है तो अपर लिमिट में से हम कुछ माइनस करते हैं, क्योंकि अगर हम अपर लिमिट में कुछ ऐड करने लगे तो इंटरवल से बाहर चला जाएगा, और अगर लोअर लिमिट में कुछ सब्ट्रैक्ट करने लगे तो वो भी हमारा इंटरवल से बाहर चला जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में यही है कि f हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट b, वी कंसीडर क्लोज इंटरवल a कोमा b माइनस एप्सिलन एज एप्सिलन टेंड्स टू 0 प्लस, कि अगर अपर लिमिट पर प्रॉब्लम है तो हम क्या करेंगे, उसमें से कुछ माइनस कर देंगे। ठीक है, अब जो सेकंड नोट का हमारा सेकंड पॉइंट है वो है अ प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्ज, कि जो प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमेशा कन्वर्ज करता है, क्योंकि कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है कि हमें उसकी कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, और अगर वो प्रॉपर है हमारे पास, प्रॉपर क्या होता था, जिसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट करती थी, ना तो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन हमारी इनफाइनाइट होती थी और ना ही हमारा फंक्शन इनफाइनाइट होता था, तो यानी इसका मतलब कि जो इंटीग्रल की वैल्यू आती थी वो हमारी फाइनाइट आती थी। अगर वो वैल्यू फाइनाइट आ रही है तो इट मीन्स वो कन्वर्ज कर रहा है, तो यही लिखा हुआ है कि आ प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्ज, कि कोई भी प्रॉपर इंटीग्रल उठाओ वो हमेशा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, अब थर्ड रिजल्ट जो हमारे पास है, इफ इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज देन इंटीग्रेशन a टू b k एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज k बिलोंग्स टू r, कि अगर हमारे पास ये गिवन फंक्शन इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर उसको किसी कॉन्स्टेंट के कोई भी रियल नंबर ले लो, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी वो हमारा कन्वर्ज करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट है इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स, बियर c हमारा है वो बिलोंग कर रहा है हमारा ओपन इंटरवल a कोमा b से, एंड ईच इंटीग्रल ऑन द राइट हैंड साइड कन्वर्ज, कि अगर हमारा एफ एक्स कन्वर्ज है, अगर हम c कोई भी पॉइंट a और b के बीच में ले लेते हैं, उसकी लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो जो हमारा राइट हैंड साइड आती है वो भी हमारी कन्वर्ज होती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड कन्वर्ज है इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड हमें फाइनाइट वैल्यू दे रही होगी, और अगर लेफ्ट हैंड साइड फाइनाइट वैल्यू दे रही है तो राइट हैंड साइड भी उसके इक्वल है तो वो भी फाइनाइट वैल्यू देगी, तो वो भी हमारी कन्वर्जेंट होगी। अब हमारा जो इस नोट का फोर्थ पॉइंट है वो है फॉर एनी सी बिटवीन ए एंड बी, अगर हम c लेते हैं कोई a और b के बीच में, वी हैव इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स। इफ इंटीग्रेशन c टू b ये वाला अगर हमारा इंटीग्रेशन c टू b एफ एक्स डी एक्स इज प्रॉपर इंटीग्रल देन द इंटीग्रेशन a टू b एफ एक्स डी एक्स एंड इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स कन्वर्ज और डाइवर्स टुगेदर, कि अगर जो हमारा ये लास्ट वाला पार्ट है, क्योंकि जो a है वो हमारा c से छोटा है और c हमारा b से छोटा है, तो जो लिमिट हमारी यहाँ पर c से b है, अगर ये वाला पार्ट हमारा प्रॉपर इंटीग्रल देता है हमें, तो जो हमारा ये वाला और ये वाला पार्ट होगा ये भी हमें प्रॉपर ही देगा, या तो ये कन्वर्ज करेगा एक साथ ये कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगे हमारे। Thus, while testing the integration a to b fx dx for convergence at a, it may be replaced by integration a to c fx dx for any convenient c such that a less than c less than b, कि जब भी हम इस इंटीग्रल की टेस्ट करना चाहते हैं कन्वर्जेंस करता है या डाइवर्जेंट करता है एट अ पॉइंट a, तो हम क्या करेंगे उस टाइप की सोल्व करने के लिए हम रिप्लेस कर देंगे इसको इंटीग्रेशन a टू c एफ एक्स डी एक्स, कि जब हमारा ये वाला पार्ट हमें कन्वर्जेंट दिख जाएगा तो हम इसको सोल्व करने की बजाय सिर्फ इस वाले पार्ट को ही सोल्व करेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा,
क्योंकि ये वाला पार्ट ज़्यादा मायने नहीं रखता, हम सिर्फ यहाँ से इंटीग्रेशन A to C चेक करेंगे। ये तो हमारा पहले ही प्रॉपर है, अगर कोई भी प्रॉपर होता है तो अभी ऊपर रिजल्ट पड़ा था कि कोई भी प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमेशा कन्वर्जेंट होता है। तो इसके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने की बात इस पर डिपेंड करती है। अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो ये भी कन्वर्जेंट होगा, और अगर ये डाइवर्जेंट हो गया तो ये भी फिर डाइवर्जेंट हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन करते हैं, जो क्वेश्चंस हमारे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड पर बेस्ड है। फर्स्ट काइंड में हमने पढ़ा था कि जो हमारी लिमिट होगी वो हमारी इनफाइनाइट होगी, चाहे तो उसमें अपर लिमिट लगा लो और चाहे तो उसमें लोअर लिमिट लगा लो और चाहे उसमें अपर लिमिट लगा लो, लेकिन जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा बाउंडेड होना जरूरी है, ठीक है। ये थी हमारी इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। अब हम फर्स्ट काइंड पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जामिन दी कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, की चेक करो कि जो हमारे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है ये कन्वर्जेंट करते हैं या डाइवर्जेंट करते हैं। तो अब पहले चेक करेंगे हम, क्योंकि अब तो हमें पता है कि हम फर्स्ट काइंड के कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमारे पास सेकंड काइंड के भी आ सकते हैं, थर्ड काइंड के भी आ सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा, तो क्वेश्चन में हमारे पास किसी भी टाइप का दिया जा सकता है। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है क्या वो हमारा फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है या फिर थर्ड काइंड का है। तो अब इनको तो देखते ही पता चल गया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ था कि हाँ इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड सोल्व करने हैं, तो या तो अपर लिमिट इनफाइनाइट होगी या फिर लोअर लिमिट इनफाइनाइट होगी। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx 1 + x²। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए जहां पर हमें इनफाइनाइट दिया होता था तो हम लिमिट t टेंड्स टू ∞ इंटीग्रेशन 0 to t करके dx बाय 1 + x²। सो लिमिट t टेंड्स टू ∞ tan इनवर्स, अब इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि वो होता है tan इनवर्स x, और जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो पुट करेंगे 0 से t, तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। तो अब t टेंड्स कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को, tan इनवर्स 0 तो हमारा हो जाता है 0, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर tan इनवर्स इन्फिनिटी करेंगे तो tan इनवर्स इन्फिनिटी वैल्यू देता है हमें π/2 पे, क्योंकि इन्फिनिटी 10 की वैल्यू होती है हमारे पास π/2 पे, क्योंकि यहाँ पर साइन π/2 बाय कोस π/2 होता है, और साइन π/2 हमारा 1 होता है और कोस π/2 0 होता है, तो 1/0, तो इट मीन्स इन्फिनिटी। तो 10 की जो वैल्यू होती है हमारे पास वो इन्फिनिटी होती, अगर tan इनवर्स इन्फिनिटी निकालना है हमें तो वो हमारा π/2 के इक्वल होता है। तो ये हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, और जब भी हमें राइट हैंड साइड में फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन होता है वो कन्वर्ज करता है, और जो हमारी वैल्यू आती है यहाँ पर वहीं पर वो कन्वर्ज करता है। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन 0 to ∞ dx बाय 1 + x² कन्वर्ज टू π/2। अब आता है हमारा सेकेंड इंटीग्रल, ये भी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है, क्योंकि इसमें जो हमारी लिमिट है वो जा रही है 1 से ∞। सो dx बाय √x, सो लिमिट t टेंड्स टू ∞ इंटीग्रेशन 1 to t dx बाय √x, सो लिमिट t टेंड्स टू ∞ इंटीग्रेशन 1 to t x⁻² 1/2। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, जहाँ इन्फिनिटी होता है वहाँ t रख देते हैं और लिमिट लगा देते हैं t टेंड्स टू ∞। अब इस इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, ये हमारे पास dx बाय x⁻1/2, तो x⁻−1/2 + 1 -1/2 + 1, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2√x। अब उसमें हम लिमिट पुट करेंगे 1 to t, तो लिमिट t टेंड्स टू ∞ 2√t - 2, तो यहाँ पर जैसे ये आया हमारे पास 2√t - 2। अब इस t की जगह हम पुट करेंगे इन्फिनिटी, तो ये आ गया हमारा इन्फिनिटी। और अगर राइट हैंड साइड हमें इन्फिनिटी या फिर -∞ वैल्यू देती है तो जो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा डाइवर्जेंट होता है। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन 1 to ∞ dx बाय √x डाइवर्स 2 + इन्फिनिटी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हमारा, वी हैव इंटीग्रेशन 0 to ∞ sin x dx। तो अब इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू ∞ इंटीग्रेशन 0 to t sin x dx।
अब इसकी साइन एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आता है हमारे पास माइनस कोस एक्स। अब इसकी लिमिट पुट कर देंगे 0 टू टी, तो माइनस कोस टी प्लस कोस 0। तो ये कोस 0 की वैल्यू हमारे पास होती है 1। तो कोस 0 अगर 1 है और कोस टी की जगह हमें इन्फिनिटी पुट करना है, यहाँ पर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस कोस टी। तो जो हमारी कोस टी की वैल्यू होती है वो -1 से बड़ी और 1 के बीच में होती है। कोस टी हमारा -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करता है। तो विच डज नॉट एग्जिस्ट यूनिकली सिंस कोस टी ओसिलेट बिटवीन -1 एंड 1 व्हेन 1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हमारा जो ये अगर हमारा राइट हैंड साइड वाला जो हमारा आया है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की वैल्यू अगर वही हमारी ओसिलेट कर रही है तो इट मीन्स जो लेफ्ट हैंड साइड में जो गिवन इंटीग्रल था वो भी हमारा ओसिलेट करेगा। लेकिन जैसे ही हम बाटले-सरबिट की बुक पढ़ेंगे तो उसमें ये ओसिलेट वर्ड गिवन ही नहीं है, उसमें या तो कन्वर्जेंट डिफाइंड है और या फिर डाइवर्जेंट डिफाइंड है। तो अगर क्वेश्चन में हमारे पास डाइवर्जेंट या फिर कन्वर्जेंट ही दिया हो तो हमें वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। ओसिलेट का मतलब जो फॉरेन राइटर होते हैं वो डाइवर्जेंट ही कंसिडर करके चलते हैं। तो इट मीन्स इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स ओसिलेट्स। तो हमने यहाँ पर 3 क्वेश्चन ट्राई किए इसके जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड था। अब इसी पर बेस्ड हम यहाँ पर ये 12 क्वेश्चन है हमारे पास, ये सोल्व करेंगे जिससे कि हमें बिल्कुल पैटर्न माइंड में बन जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन हमें ऐसे सोल्व करने हैं। ये हमारे पास यहाँ पर 12 क्वेश्चन है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है, एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल गिवन है, उनके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की बात करनी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एम एक्स डी एक्स एम ग्रेटर देन 0। तो अब इसको देखते ही पता चला कि जो लिमिट है ना वो हमारी इनफाइनाइट है। तो इट मीन्स जो हमारी लिमिट जा रही है, जो इंटरवल है वो हमारा इनफाइनाइट है। तो ये हो गया हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। तो जब इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम सोल्व करते हैं तो लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू टी ई माइनस एम एक्स डी एक्स। तो ई माइनस एम एक्स का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा ऐसे ई माइनस एम एक्स बाय माइनस एम। अब लिमिट पुट करेंगे तो -1 बाय एम कॉमन ले लिया और यहाँ से बना ई माइनस एम टी माइनस ई की पावर 0। और ई की पावर 0 हमारे पास होती है वैल्यू 1, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 हमें 1 देता है। तो यहाँ से हमारे पास आया लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 बाय एम ई माइनस एम टी माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं, जो हमने माइनस अंदर ले लिया तो यहाँ से है 1 माइनस 1 बाय ई की पावर एम टी। तो जैसे ही हम ई की पावर इन्फिनिटी, टी की वैल्यू इन्फिनिटी है, टी टेंड्स कर रहा है हमारा इन्फिनिटी को, तो टी को टेंड कराएंगे जब हम इन्फिनिटी की तरफ तो 1 बाय इन्फिनिटी हो जाएगा और 1 बाय इन्फिनिटी हमें 0 वैल्यू देता है। तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी 1 बाय एम, एम ग्रेटर देन 0। तो इट मीन्स अगर m 0 हो जाता तो फिर तो ये हमारा हो जाता इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट। लेकिन m की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में कि m हमारा होगा ग्रेटर देन 0। तो ये वैल्यू आई हमारे पास 1 बाय एम। सो द गिवन फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। अगर हमें राइट हैंड साइड में वैल्यू फाइनाइट मिल जाती है तो जो हमारा गिवन इंटीग्रल होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। तो यहाँ पर जैसे ही हमने सोल्व किया इन्फिनिटी की जगह टी रख के और लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी करके तो हमारे पास एक फाइनाइट वैल्यू आई 1 बाय एम। तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा और वो कन्वर्ज करेगा 1 बाय एम को। अब सेकेंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ए टू इन्फिनिटी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर इस टाइप का इंटीग्रल गिवन हो तो क्या करना है, यहाँ पर हमें इन्फिनिटी है तो लिमिट टी टेंड्स टू t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन a टू t1 x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। तो इस टाइप का जब भी हमें इंटीग्रल गिवन होता है तो उसको सोल्व करने के लिए हम इसको एक फर्दर कांस्टेंट के इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो 2x dx इज इक्वल टू dt। तो x dx की जो वैल्यू आई वो आ गई dt बाय 2। तो यहाँ पर हमें x dx ही गिवन है तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी dt बाय 2t। और इसका इंटीग्रेशन हम इजिली निकाल सकते हैं dt बाय 2 ऑफ t। ये होता है हमारा 1 बाय 2 एंड log t। ठीक है,
अब यहाँ पर इसको पुट कर देंगे हम t की जगह 1 प्लस एक्स स्क्र, तो ये बना हमारे पास लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्र dx, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो हमारे पास है a टू t1। तो अब इंटीग्रेशन की जो लिमिट है वो पुट की, तो यहाँ से बना 1/2 log 1 प्लस t1 का स्क्र माइनस log 1 प्लस a स्क्र। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर t1 की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये जो वैल्यू है हमें ये मिलेगी इन्फानाइट। तो इट मीन्स जो हमारा राइट हैंड साइड की जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल के राइट हैंड साइड में है वो वैल्यू हमें या तो इन्फिनिटी दे रहा है, अगर वो वैल्यू इन्फिनिटी देता है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा डाइवर्जेंट होता है। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन कि चेक द कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन √2 टू इन्फिनिटी dx बाय x √x-1। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। अब वैसे इसको डायरेक्ट एक तरह से फॉर्मूले के तौर पे भी हम याद कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ हम सीखना चाहते हैं तो यहाँ सीखेंगे हम कि अगर हम x को पुट कर देते हैं 1/cos t, तो cos t इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास cos इनवर्स 1/x। अब यहाँ वैल्यू चाहिए हमें dx की, तो dx इज इक्वल टू cos स्क्वायर। सब्स्टिट्यूट किस हिसाब से करना है, क्योंकि जैसे ही मैंने यहाँ पर 1/cos स्क्वायर t पुट किया ये आया -1, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर टी, यहाँ से वैल्यू मिली साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी बाहर आ जाएगा, और बाय में है कोस स्क्वायर वो भी बाहर आ जाएगा। तो इस टाइप से हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होती है। तो dx निकाला तो इसका जो u/v का फार्मूला होता है कि d/dx u/v, यहाँ लिख देते हैं कि d/dx u/v, अगर इसका डेरिवेटिव करना होता है तो जो हमारे पास डिनोमिनेटर होता है उसका स्क्वायर इंटू डिनोमिनेटर एज इट इज, एंड जो न्यूमिनेटर है उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x माइनस u एज इट इज, एंड जो हमारे पास ऊपर है dv/dx। तो इस टाइप से हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। तो कोस स्क्वायर टी ऊपर है कोस टी 0, क्योंकि हमारे पास 1 का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 -1, और कोस टी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन टी डी टी। तो यहाँ से हमारे पास बना साइन टी बाय कोस स्क्वायर टी डी टी। अब यहाँ में पुट करते हैं हम जो हमने निकाला है, इंटीग्रेशन साइन टी बाय कोस टी √1 माइनस कोस स्क्वायर टी बाय कोस स्क्वायर टी। अब ये बन गया हमारा साइन स्क्वायर टी, और साइन स्क्वायर टी अगर √ से बाहर आएगा तो वो साइन टी हो जाएगा, साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये साइन टी आया मेरे पास, और साइन टी ये पड़ा हुआ था, साइन टी से साइन टी कैंसिल और कोस टी से कोस टी कैंसिल। अब यहाँ पर बचा मेरे पास 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है टी, और अब मैंने यहाँ पर पुट किया था x इज इक्वल टू 1/cos t, तो यहाँ से कोस टी की वैल्यू आई थी 1/x, और t की वैल्यू आ जाएगी कोस इनवर्स 1/x, तो ये आ गया t इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1/x। अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दिया मैंने, इस इंटीग्रल की वैल्यू आई है मेरे पास कोस इनवर्स 1/x, और लिमिट है वो है √2 से t। अब यहाँ पुट की लिमिट, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी कोस इनवर्स 1/t माइनस कोस इनवर्स 1/√t। कोस इनवर्स 1/√t की वैल्यू हमारे पास होती है यहाँ पर π/4, और कोस इनवर्स 1/∞, तो यहाँ से वैल्यू आएगी कोस इनवर्स 0, और ये वैल्यू होती है मेरी π/2 पे, तो π/2 माइनस π/4। अब एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से बनेगा 2π माइनस पाई, तो यहाँ से आ जाएगा आंसर π/4, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोस इनवर्स 0, अब कोस इनवर्स 0 की वैल्यू मेरे पास किसके पास होती है, π/2 के पास, क्योंकि जैसे ही कोस π/2 करती हूँ तो वो वैल्यू देता है मेरे को 0, और कोस इनवर्स 1/√2 ये होता है π/4 पे, क्योंकि कोस π/4 मेरा 1/√2 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा π/2 माइनस π/4, तो यहाँ से 4 एलसीएम लिया तो 2π माइनस पाई इज इक्वल टू π/4, तो π/4 इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा। और जब भी हमारी जो लिमिट है वो फाइनाइट होती है, तो अगर राइट हैंड साइड हमारी फाइनाइट देती है हमें, तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 to ∞ dx/x log x।
अब इंटीग्रेशन 2 to इन्फिनिटी dx बाई एक्स, अब इन्फिनिटी पे प्रॉब्लम है तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड हो गया। तो लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 2 to t1 dx बाई एक्स log x। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए भी हम log x की कुछ सब्स्टिट्यूशन पुट करते हैं जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन सोल्व हो जाए। तो log x इज इक्वल टू t, तो x इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल की पावर t 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू dt। तो अगर इसमें देखें तो dx बाई एक्स की वैल्यू तो dt होगी और बाय में हो गया t, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है, इसका इंटीग्रेशन अगर हम सोल्व करते हैं तो वो होता है log t। अब t की वैल्यू हमारे पास है log x, तो यहाँ पर रखी log इंटू log x। तो लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी log x इंटीग्रेशन 2 to t1। अब अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये बना लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी log t1 माइनस log 2। अभी अगर मैं यहाँ पर t1 की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो जो यहाँ से मेरे को इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाएगी और ये तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। तो इट मीन्स जो मेरा राइट हैंड साइड का इंटीग्रल है वो मेरे को इन्फिनिटी दे रहा है, तो इट मीन्स वो मेरा इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट है। तो जो मेरा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल था ये हो गया डाइवर्जेंट। अब फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी x sin x dx, ये सभी क्वेश्चन मेरे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड के हैं। ये हम 12 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर है इन्फिनिटी, अब इन्फिनिटी की जगह क्या पुट करते हैं t, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 to t x sin x dx। अब इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं प्रोडक्ट रूल का इंटीग्रेशन का। ये होता है हमारे पास फर्स्ट फंक्शन एज टीज सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, और बाहर इंटीग्रेशन पड़ा होता है, और सेकंड का है उसका इंटीग्रेशन करने के बाद जो वैल्यू आती है वो रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से हम अगर हमारे पास प्रोडक्ट में होता है फंक्शन उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ हमने इसको मानना फर्स्ट फंक्शन और इसको मानना सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स, और लिमिट पुट करेंगे 0 से t माइनस। अब फर्स्ट है हमारे पास x, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे 1, अब इसका इंटीग्रेशन तो माइनस कोस एक्स dx। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी माइनस t कोस t माइनस 0 प्लस साइन t, और जो हमारी लिमिट है 0 से t वो पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस t कोस t प्लस साइन t माइनस साइन 0, और साइन 0 0 होता है, लेकिन जो हमारा ये कोस t तो हमारा ओसिलेट करता है और साइन t भी हमारा -1 से 1 के बीच में ओसिलेट करता है। लेकिन यहाँ पर इस t की वजह से जो हमारी लिमिट आएगी वो आ जाएगी माइनस इन्फिनिटी, और जब भी हमें राइट हैंड साइड में या तो इन्फिनिटी लिमिट मिल जाए और माइनस इन्फिनिटी, तो जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा डाइवर्जेंट होता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी tan इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर dx। तो अब यहाँ पर ये हमारा हो गया फर्स्ट काइंड, तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to t tan इनवर्स x बाय एक्स स्क्वायर dx। सो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 1 to t tan इनवर्स 1 बाय एक्स स्क्वायर dx। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो हम मानते हैं जो हमारा ये वाला फंक्शन है इसको मानते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, और ये हमारा सेकंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन एज टी tan इनवर्स एज टी, सेकंड का इंटीग्रेशन, और 1 बाय एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस एक्स की पावर -2 + 1 बाय -2 + 1, तो यहाँ से आ गया -1 बाय एक्स, और लिमिट पुट कर देंगे 1 से t माइनस। अब इसका जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन है -1 बाय एक्स। अब इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा, और लिमिट ये वाली पुट कर देंगे तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -1 बाय t tan इनवर्स t प्लस tan इनवर्स 1 प्लस इंटीग्रेशन 1 to t 1 बाय एक्स इंटू 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इसको सोल्व करने के लिए हम ऊपर न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक साथ इकट्ठा कर लेंगे और एक्स स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ।
तो यहाँ से आ जाएगा, और ये वाली साथ में चलती रहेगी, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, तो -1/t tan इनवर्स t प्लस π/4। और जैसे ही हमने ये सब्सटीट्यूशन की 1 प्लस एक्स स्क्र, तो यहाँ से मिला हमें 1/x प्लस इंटीग्रेशन 1 to t माइनस एक्स, क्योंकि x से x कैंसिल हो जाएगा, तो -x/1 प्लस एक्स स्क्र dx। तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी -1/t tan इनवर्स t प्लस π/4 प्लस log t माइनस log 1। log 1 की वैल्यू होती है 0, -1/2 log 1 प्लस टी स्क्र प्लस 1/2 log 2। अब इसको सोल्व करते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास आएगा लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पर हमने सिर्फ जस्ट यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ की है लॉगरिथम की, कि log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, और एक प्रॉपर्टी होती है log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। वो सिर्फ यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया है। तो ये हमारे पास बना लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी π/4 प्लस log t/√1 प्लस टी स्क्र प्लस 1/2 log 2। ये भी हमें फाइनाइट वैल्यू देगा, ये भी हमें फाइनाइट वैल्यू देगा। अब यहाँ पर चेक करते हैं क्या ये भी हमें फाइनाइट वैल्यू दे सकता है या नहीं। तो t को इसके अंदर से हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से टी स्क्र कॉमन लेंगे तो बाहर आके t हो जाएगा, तो ये मिलेगा हमें log 1/√1/t स्क्र प्लस 1। अब ये t जा रहा है इन्फिनिटी को, तो 1/t स्क्र जाएगा 0 को, तो यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी log 1, और log 1 हमारा 0 के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिली π/4 प्लस 1/2 log 2। तो अगर राइट हैंड साइड में हमें फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है, तो इट मीन्स जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। तो ये जो हमारा इंटीग्रल था इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ये हो गया हमारा कन्वर्जेंट। ठीक है। अब 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -∞ to 0 e माइनस एक्स dx। अब इसको हमारे जो गिवन फंक्शन है उसको -∞ पे प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड है। तो लिमिट t टेंड्स टू -∞ इंटीग्रेशन t to 0 e माइनस एक्स dx इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू -∞। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो e माइनस एक्स बाय -1, और जो लिमिट है वो 0 t to 0, तो ये पुट करेंगे तो -c⁻⁻0 प्लस e माइनस t। तो यहाँ से मिला e⁻⁻0 क्या होता है हमारे पास 1, तो -1 प्लस 1/e⁻t। अब t को टेंड करना है हमें -∞ को, तो जैसे ही हम यहाँ पर e⁻∞ करेंगे तो ये ऊपर जाके हो जाएगा e⁻∞, और e⁻∞ होता है, तो इट मीन्स जो हमारी राइट हैंड साइड में वैल्यू आई है वो इनफाइनाइट आई है, तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा है इंटीग्रेशन -∞ to 0 dx बाय p स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र। तो इंटीग्रेशन -∞ to 0 dx बाय p स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र। अब यहाँ पर पुट किया लिमिट t टेंड्स टू -∞ इंटीग्रेशन t to 0 dx बाय p स्क्र प्लस क्यू स्क्र एक्स स्क्र। तो लिमिट t टेंड्स टू -∞ इंटीग्रेशन t to 0 1/क्यू स्क्र यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो ये बना एक्स स्क्र प्लस p/क्यू का होल स्क्र dx। अब ये हमारा tan इनवर्स का फार्मूला होता है, तो ये बन गया मतलब इसका इंटीग्रेशन की वैल्यू tan इनवर्स आती है, तो ये बना लिमिट t टेंड्स टू -∞ 1/क्यू स्क्र। अब tan इनवर्स के लिए फार्मूला होता है कि 1/a हमारा होता है ये एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। अगर इस टाइप का कोई भी इंटीग्रल गिवन हो, इंटीग्रेशन 1/x स्क्र प्लस ए स्क्र dx, तो इसकी वैल्यू होती है 1/a tan इनवर्स x/a। तो यहाँ पर यही फॉर्मूला यूज़ किया है जस्ट हमने। तो यहाँ पर जस्ट यही फॉर्मूला यूज़ किया, तो यहाँ से है 1/क्यू स्क्र 1/p/क्यू tan इनवर्स x/p/क्यू। अब ये लिमिट 0 से t पुट कर दी, तो यहाँ से है लिमिट t टेंड्स टू -∞ 1/p/क्यू tan इनवर्स क्यू 0/p। अब इसमें हम -∞ पुट करेंगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 होता है, लेकिन tan इनवर्स इन्फिनिटी हमें π/2 वैल्यू देगा।
तो हमें फाइनाइट वैल्यू मिली, और जब भी हमें फाइनाइट वैल्यू मिलती है तो जो हमारा गिवन फंक्शन इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। ये हमें पाई बाई 2p क्या वैल्यू मिली, और ये एक फाइनाइट नंबर है, तो इट मीन्स हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0 कोस हाइपरबोलिक एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम एक्सपोनेंशियल का यूज़ करते हैं और इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखते हैं। जो हमारा कोस हाइपरबोलिक एक्स होता है उसकी वैल्यू कोस हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2। सिमिलरली अगर हमें साइन हाइपरबोलिक बी गिवन होता है यहाँ, तो हम लिख सकते थे ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई 2। जब भी यहाँ हाइपरबोलिक होता है तो हम यहाँ अयोटा नहीं रखते, लेकिन यहाँ भी अयोटा नहीं लगाते, लेकिन हाइपरबोलिक ना होकर अगर सिंपल साइन एक्स की फॉर्म में लिखना होता है तो यहाँ पर हम अयोटा यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमने कोस हाइपरबोलिक को एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख लिया, तो ई एक्स प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। तो लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी और इंटीग्रेशन t टू 0 ई एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन t टू 0 ई माइनस एक्स बाई 2 डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन ई एक्स ही आएगा क्योंकि एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है। तो लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी ई एक्स बाई 2 एंड लिमिट 0 t टू 0 प्लस ई माइनस एक्स बाई 2 एंड लिमिट t टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बना, जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो e की पावर 0 बाई 2 माइनस ई की पावर t प्लस 2 प्लस ई की पावर माइनस 0 बाई 2 प्लस माइनस ई की पावर माइनस t बाई 2। तो ये e की पावर माइनस t वाले को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ से 1/2 ये ऐड हो गया, तो यहाँ से मिला 1 माइनस ई की पावर t बाई 2 माइनस ई की पावर माइनस t बाई 2। इसको तो हम नीचे ले आएंगे कि 1 की पावर ई टी इंटू 2, और t को लिमिट इन्फिनिटी को पुट करेंगे तो 1/इन्फिनिटी, तो यहाँ तो 0 मिल जाएगा। लेकिन जो ये है ये देगा e की पावर इन्फिनिटी, और ये होता है हमारा इन्फिनिटी। तो राइट हैंड साइड की जो लिमिट है वो हमारे पास इन्फानाइट आ गई, और जब भी वो इन्फानाइट आ जाती है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है वो हमारा डाइवर्जेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू 1 डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर इस पे प्रॉब्लम है, तो लिमिट t टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t टू 1 डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आया tan इनवर्स x, और जैसे ही हम लिमिट पुट करेंगे tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स t, और जो tan इनवर्स 1 की वैल्यू है वो होती है π/4 और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू होती है π/2। तो इन दोनों को यहाँ tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी आएगा जैसे ही, क्योंकि जैसे ही हमारे पास इस टाइप से होता है tan इनवर्स माइनस एक्स, तो ये इक्वल होता है माइनस ऑफ tan इनवर्स एक्स के। तो वो प्रॉपर्टी यूज़ की, तो π/4 प्लस π/2, तो 3π/4 आंसर आ गया। तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट है, और वो कन्वर्ज कर रहा है 3π/4 को। तो सो द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्ज टू 3π/4। अब हमारा इस जो एक्सरसाइज का है 11th क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स डी एक्स। तो अब इसको दोनों पे प्रॉब्लम है, माइनस इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी पे नहीं, यहाँ एक पे ही प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, इसको इस लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू सी ई माइनस एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू इन्फिनिटी ई एक्स डी एक्स वेयर सी इज एनी रियल नंबर। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए जहाँ पर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है, अब ये देखा था तो इसके लिए तो t1 यूज़ कर लेंगे, और जहाँ पर इन्फिनिटी है उसके लिए t2 यूज़ कर लेंगे, और इसको i1 नाम दे देंगे और इसको i2, और जस्ट इनको सोल्व कर लेंगे जैसे हम पहले वाले को करते हैं। तो लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t1 टू c, तो इंटीग्रेशन t1 टू माइनस इन्फिनिटी ई माइनस एक्स बाय माइनस 1। अब ये लिमिट पुट करेंगे t1 से c, और लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी ई माइनस एक्स बाय माइनस 1 लिमिट c टू t2। अब ये पुट की तो यहाँ से आया लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर माइनस c प्लस ई की पावर माइनस t1। इसमें तो हमें प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पर है माइनस इन्फिनिटी और एक माइनस पहले पड़ा हुआ है, तो ये टोटल हो जाएगा ए इन्फिनिटी, तो यहाँ से इन्फिनिटी आ जाएगा। और जब यहीं से हमारा इन्फिनिटी आ रहा है तो एग्जाम में इतना तो टाइम नहीं है कि इसको भी चेक करेंगे, तो यहीं से हम डायरेक्ट आंसर दे देंगे कि इन्फिनिटी है तो डाइवर्जेंट होगा।
अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब इस टाइप की जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट, यानी जो हमारा इंटरवल है उसका एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों ही इनफाइनाइट हो, तब हम अपनी लिमिट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो लिमिट t1 टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी इंटीग्रेशन t1 टू c dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन c टू t2 dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पे हमने ये पुट किया तो ये वैल्यू है हमारे पास tan इनवर्स x की, इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x, अब लिमिट पुट करेंगे c t1 से c, तो tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स t1 प्लस लिमिट t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी tan इनवर्स t2 माइनस tan इनवर्स c। तो tan इनवर्स c माइनस, अब यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पुट करना है तो tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ये हमें प्लस देगा क्योंकि माइनस इन्फिनिटी जैसे बाहर लेंगे तो यहाँ से प्लस आ जाएगा, प्लस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स c। tan इनवर्स c से tan इनवर्स c कैंसिल हो गया, लेकिन जो tan इनवर्स इन्फिनिटी है, tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये हमें π/2 पे मिलता है और ये भी हमें π/2 पे, तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया पाई। तो सो द गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ इज कन्वर्जेंट एंड कन्वर्स टू पाई। तो यहाँ पर हमारा ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड खत्म होता है। इसके हमने सबसे पहले काइंड पढ़े कि इसका हमारा फर्स्ट काइंड होता है जिसमें हमारी जो लिमिट होती है इंटीग्रेशन में a टू b वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारा बाउंडेड होता है। उसके बाद हमने सेकंड काइंड पढ़ा। सेकंड काइंड में हमने देखा कि जो हमारा फंक्शन है f(x) वो हमारा अनबाउंडेड होता है, लेकिन जो हमारा इंटरवल होता है वो हमारा फाइनाइट होता है। थर्ड में हमने पढ़ा कि जो हमारा इंटरवल है वो भी इनफाइनाइट होता है और जो हमारा फंक्शन है वो भी हमारा अनबाउंडेड होता है, तो उसको बोलते हैं हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ थर्ड काइंड। और अगर इन तीनों में से कोई सी एक प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है तो वो होता है हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और उसके बाद हमने कुछ नोट्स पढ़े और प्रॉपर्टीज पढ़ी और उस पर बेस्ड 12 क्वेश्चन किए, जिससे कि हमें कंसेप्ट समझ में आया कि किस टाइप से हम पेपर में इम्प्रॉपर इंटीग्रल के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कि कैसे अगर हमारी जो लिमिट है अगर इन्फिनिटी टाइप की दिखी तो कैसे हम उसको t से चेंज करके और यहाँ पर 0 टू t के लिए सोल्व करते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि अगर हमें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और दोनों जगह प्रॉब्लम है तो हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू c प्लस c टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर लिमिट t1 टेंड्स टू इन्फिनिटी करते हैं और यहाँ t2 टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हाउ टू सोल्व दी प्रॉब्लम्स विच आर बेस्ड ऑन द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड, कि जब भी हमें इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेकंड काइंड का गिवन हो तो उस टाइप की इम्प्रॉपर इंटीग्रल को हम कैसे सोल्व करते हैं। तो ये रहा। सबसे पहले तो हम चेक करते हैं कि जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो फर्स्ट काइंड का है, सेकंड काइंड का है या थर्ड काइंड का है। यहाँ पर तो हमें गिवन है कि ये सेकंड काइंड का है, ये फर्स्ट काइंड का, लेकिन एग्जाम में नहीं होगा तो हम चेक करेंगे। अब इसको देखते ही हमें पता लग जाता है कि जो यहाँ 0 पे प्रॉब्लम है, इसको लिमिट तो हमारी फाइनाइट है 0 से 1, तो ये फर्स्ट काइंड तो नहीं हो सकता। अब सेकंड काइंड सोचते हैं तो 0 पे इसको प्रॉब्लम हो रही है, तो इट मीन्स ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है हमारा सेकंड काइंड का। तो टेस्ट दी कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय √x। अब इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर 0 पॉइंट है, उस पर ये हमारा 0 पॉइंट है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। हेयर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल 0,1। सो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय √x लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 x की पावर -1/2। तो इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हमने ऊपर सीखा था कि जिस भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होगी उसमें हम एप्सिलॉन ऐड कर देंगे, अगर ऊपर वाले में होगी प्रॉब्लम तो उसमें से हम एप्सिलॉन माइनस कर देंगे। तो सेकंड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए अगर नीचे वाले में प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ ऐड करना है एप्सिलॉन, और अगर अपर लिमिट में प्रॉब्लम है तो उसमें से कुछ माइनस करना है। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय √x लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 to 0
प्लस एप्सिलॉन टू 1 एक्स की पावर -1/2। अब एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन होता है -1/2 + 1, और लिमिट हमें पुट करनी है 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1। तो ये हमारे पास वैल्यू बनी 2√x, और अब लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2√x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 - 2√एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन हमारा 0 की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो ये 2, तो ये फाइनाइट वैल्यू मिल गई। इट मीन्स जो अगर हमें राइट हैंड साइड में फाइनाइट वैल्यू मिल जाती है तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx बाय x log x। अब इस टाइप के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को देखते हैं कैसे सोल्व करते हैं। तो हेयर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन द क्लोज इंटरवल 1, 2 कि इस इंटीग्रल को हमारे इस इंटीग्रल को सिर्फ 1 पर प्रॉब्लम है। तो लिमिट्स एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन टू 1/x log x dx। तो अब इसको हम log x को t पुट कर देते हैं और यहाँ से हमारे पास dx/t आ जाता है और वैल्यू आ जाती है log t, और t की वैल्यू हमने log x रखी थी तो log x इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2। तो अब यहाँ पर पुट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास, और अगर हम यहाँ पर 1 प्लस एप्सिलॉन तो 0 है तो यहाँ पर log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो अब यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर log 0 आ जाएगा, और जैसे ही हमें log 0 मिल जाता है और log 0 हमारा इनफाइनाइट वैल्यू देता है, ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी -∞ होती है log की। log का जो हमारा वो होता है ग्राफ वो कुछ इस टाइप का होता है हमारा log का, कि -∞ से चलता हुआ ऐसे आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इन्फिनिटी वैल्यू आई, -∞ तो log 0 की आई और एक माइनस पहले लगा हुआ तो इनफाइनाइट वैल्यू आई। तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो डाइवर्जेंट करेगा इन्फिनिटी को। अब हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे 8 क्वेश्चन है जिनको करने के बाद हमें मतलब ये लगेगा कि हाँ हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड के। तो एग्जामिन दी कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड इफ कन्वर्जेंट फाइंड देयर वैल्यू, कि चेक करो कि ये कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, और अगर कन्वर्जेंट है तो ये चेक करो कि किस वैल्यू को कन्वर्ज करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से इंटीग्रेशन 1 to 2 x बाय √x - 1 dx। तो इसमें हमारे जो फंक्शन है उसको 1 पे प्रॉब्लम है, x = 1 पे, तो ये हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया सेकंड काइंड का, क्योंकि इसके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ऑन द क्लोज इंटरवल 1, 2। तो हेयर 1 इज दी 1 पे ही ऐसे प्रॉब्लम, बाकी 2 पे तो नहीं है और उसके बीच में भी कहीं नहीं है। तो 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंट ऑन क्लोज इंटरवल 1, 2। अब इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स में प्लस माइनस और 1 प्लस करते हैं और 1 माइनस, तो ये बन जाएगा x + 1 -1 और x - 1 भाई में है तो यहाँ से कट के हमारे पास आएगा √x - 1 प्लस 1/√x - 1 एंड लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि 1 पे प्रॉब्लम है तो हमने 1 को ही चेंज कर दिया, क्योंकि लोअर लिमिट में हम एप्सिलॉन ऐड करके चेंज करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आया √x - 1 प्लस 1/√x - 1 dx। इसका इंटीग्रेशन हमें पता है कि कैसे करते हैं, तो x - 1 की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास है x - 1 की पावर -1/2 प्लस 1 कर देंगे और -1/2 प्लस 1। तो ये हमारे पास बना लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 x - 1 की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस x - 1 की पावर -1/2 प्लस 1/1 -1/2 प्लस 1। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 2/3 इंटू x - 1 की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू x - 1 की पावर 1/2, और जो लिमिट है इंटीग्रेशन की वो होगी 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2। तो यहाँ से हमारे पास बना लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 2/3, अब ये पुट कर दी 2
2 - 1 की पावर 3/2 प्लस 2, 2 - 1 1/2 -2/3 1 प्लस एप्सिलॉन दिस। अब 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया और यहाँ भी कैंसिल हो गया, और एप्सिलॉन तो वैसे भी हमारा 0 की तरफ जा रहा है, तो सिर्फ हमें इन वैल्यूज़ को कंसीडर करना है, 2/3 प्लस 2। अब 2/3 प्लस 2 को सोल्व करेंगे तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे हम 3, तो ये बनेगा 2 + 6, तो 8/3 हमारा यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन, अब ये हमारी जो फाइनाइट वैल्यू आई है, तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकंड काइंड है ये हमारा कन्वर्जेंट है और ये कन्वर्ज कर रहा है 8/3 को। अब सेकंड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1/e dx/x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ इस टाइप के इंटीग्रल, इस फंक्शन को सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है, तो 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑन 0, 1/e। अब इसको हम सोल्व करने के लिए log x को t पुट कर देते हैं, उसके बाद हम उसको अलग से सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमें सिर्फ 0 पे प्रॉब्लम है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस लोअर लिमिट पे प्रॉब्लम है तो कुछ ऐड कर देंगे, तो इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1/e 1/x log x का स्क्वायर dx। अब log x को t पुट कर दिया, अब log x को t पुट किया तो यहाँ से 1/x dx इज इक्वल टू dt, तो इंटीग्रेशन dt/t², क्योंकि ये t पुट किया और d ये dx बाय इसकी जगह तो dt आ गया, dt/t²। अब इसके इंटीग्रेशन को सोल्व किया तो यहाँ से आया -1/log x। तो अब जो लिमिट थी हमें गिवन वो थी 0 प्लस एप्सिलॉन से 1/e, ये पुट की तो यहाँ से लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इज इक्वल टू -1/log 1/e प्लस 1/log 0 प्लस एप्सिलॉन। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1/-log 1 प्लस log e प्लस 1/log एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ 0 लेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी -1/∞, और ये होती है हमारी 0, और यहाँ से log e की वैल्यू 1 मिलेगी और log 1 0 होता है तो हमारी 1 वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारा एक फाइनाइट नंबर है, तो इट मीन्स जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंट है और वो कन्वर्ज करता है 1 को। अब हमारा है थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x √x² - 1। तो हेयर 1 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जो इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी क्रिएट कर रहा है, fx को इनफाइनाइट बना रहा है। तो इंटीग्रेशन 1 to 2 dx/x √x² - 1। अब 1 पे प्रॉब्लम है तो हम कुछ ऐड करेंगे इसमें एप्सिलॉन, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन टू 2 dx/x √x² - 1। इस टाइप के इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए हमने ऊपर भी एक क्वेश्चन में किया था कि x को हम पुट करते हैं 1/cos t, तो x इज इक्वल टू 1/cos t। अब इसका डेरिवेटिव कर देंगे और dx की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद इनको आपस में कट करने के बाद 1 वैल्यू मिलेगी, और उसका 1 का इंटीग्रेशन t होता है, और हमने यहाँ पर x को पुट किया है 1/cos t, तो यहाँ से cos t बना हमारा 1/x, तो t बना हमारे पास cos इनवर्स 1/x। तो अब इस t की वैल्यू रख दी cos इनवर्स 1/x, और उसके बाद ये लिमिट्स पुट की इंटीग्रेशन 1 प्लस एप्सिलॉन से 2, तो ये हमारे पास बना लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस cos इनवर्स 1/2 माइनस cos इनवर्स 1 प्लस एप्सिलॉन। अब cos इनवर्स 1/2 वैल्यू हमारी होती है π/3 पे, क्योंकि cos इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू π/3 एंड cos π/3 हमारे पास 1/2 होता है, तो हमारे पास π/3 आया, और माइनस cos इनवर्स 1/1 प्लस एप्सिलॉन, और cos इनवर्स 1 0 पे होता है, तो यहाँ से हमारी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ गई π/3। तो इट मीन्स जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है वो कन्वर्ज करता है, कन्वर्जेंट है और कन्वर्ज करता है π/3 को।
अब फोर्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 log x dx। हेयर 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि जैसे ही हम लोग 0 रखते हैं तो जो हमारा फंक्शन है वो अनबाउंडेड हो जाता है, उसकी वैल्यू -इन्फिनिटी हो जाती है। तो इट मीन्स 0 इज द ओनली पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी ऑफ द इंटीग्रेंट ऑन क्लोज इंटरवल 0, 1। तो 0 पे प्रॉब्लम है तो हम 0 में कुछ ऐड करेंगे, क्योंकि हमारा जो इंटरवल है वो 0, 1 है। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 log x dx। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 log x इंटू 1। इस टाइप के इंटीग्रेशन को हम सोल्व करने के लिए वो u, v वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि कैसे हम प्रोडक्ट रूल लगाते हैं इंटीग्रेशन के केस में। और यहाँ पर हम वन को मान लेते हैं हम फर्स्ट फंक्शन, और जो हमारा 1 को मान लेते हैं हम सेकेंड फंक्शन। 1 हो गया यहाँ से हमारा सेकेंड फंक्शन, और log x हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन। और फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन और 1 का इंटीग्रेशन x होता है। तो यहाँ से log x इंटू एक्स माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x इंटू एक्स dx। तो ये बना हमारे पास लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस log x इंटू एक्स माइनस एक्स। और जो हमारी लिमिट है वो 0 प्लस एप्सिलॉन टू 1 है। तो यहाँ पर जैसे ही पुट करेंगे तो log 1 माइनस 1 माइनस log एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ एक एप्सिलॉन पहले ही पड़ा हुआ है, तो 0 इंटू समथिंग कुछ भी हो जाए हम वैल्यू 0 को ही कंसीडर करते हैं। तो 0 यहाँ पुट हो जाएगा तो -1 वैल्यू मिल जाएगी। इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है वो हमारा कन्वर्ज करता है, क्योंकि हमें फाइनाइट वैल्यू मिली है राइट हैंड साइड में, और वो कन्वर्ज करेगा हमारा -1 को। फिफ्थ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसके हम फैक्टर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस फंक्शन को प्रॉब्लम है 1 पे। तो 1 इज दी, क्योंकि जैसे ही 1 माइनस 3 प्लस 2 करेंगे तो 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये फंक्शन हमारा 0 हो जाता है। इट मीन्स ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड हो जाता है एट द पॉइंट 1। तो here 1 is the only point of infinite discontinuity on closed interval 0, 1। So integration 0 to 1 dx by x square minus 3x plus 2। अब लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0, 1 माइनस एप्सिलॉन dx बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2। ये इसके फैक्टर्स किए हमने, और फैक्टर करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई इंटीग्रेशन 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन, क्योंकि 1 पर प्रॉब्लम है और हमारा इंटरवल 0, 1 जा रहा है। तो 1 से बाहर तो हम लेने से रहे, 1 प्लस एप्सिलॉन तो नहीं कर सकते, तो 1 के इस इंटरवल के अंदर ही रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस एप्सिलॉन करेंगे। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0, 1 माइनस एप्सिलॉन dx बाय x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब यहाँ पर हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से ओपन करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट सीखते हैं कि कैसे सोल्व करते हैं। जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो इसको तो हम एज इट इज रहने देंगे, तो dx बाय एक्स माइनस 1, और यहाँ पर x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वैल्यू मिलेगी -1। वो हमें यहाँ लिखनी होती है, प्लस dx बाय, अब x इज इक्वल टू 2 पुट कर रहे हैं तो इसको तो एज इट इज रहने देंगे, और इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ से तो 1 मिलेगा। तो dx बाय एक्स माइनस 2। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन इजिली कर सकते हैं। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस माइनस log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 इन। अब ये जो है हमारी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन ये होगी 0 to 1 माइनस एप्सिलॉन, तो log x माइनस 2 बाय एक्स माइनस 1। तो अब हम ये वाली लिमिट पुट करेंगे सबसे पहले। तो ये हमने जैसे ही यहाँ पर x की जगह 1 माइनस एप्सिलॉन पुट किया, 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस 2 बाय 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस 1 माइनस log,
यहाँ पर हमें 0 पुट करना है, तो 0 -2 और 0 -1, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये बना हमारा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस log। अब ये भी माइनस से प्लस हो जाएंगे क्योंकि नीचे भी माइनस है और ऊपर भी, तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये बना log 1 + 1/ε -log 2। और जैसे ही हम एप्सिलॉन को 0 को टेंड कराएंगे तो यहाँ से हमारे पास 1/0, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी log इन्फिनिटी और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास इन्फिनिटी। तो जो राइट हैंड साइड में हमें वैल्यू मिली है इम्प्रॉपर इंटीग्रल की, वो वैल्यू हमारी इन्फिनिटी मिली है। तो इट मीन्स जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है वो हमारा डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इंटीग्रेशन 0 to π/2 cos x √1 - sin x dx। तो इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए हम 1 - sin x को t पुट करते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आता है cos x dx = dt। तो माइनस cos x √दिस। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा -dt √t, और √t होता है -1/2 प्लस इसका इंटीग्रेशन कर दिया -1/2 + 1। तो ये हमारे पास बना 2 - 2 √t। अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे जो थी हमारे पास, t की वैल्यू क्या आती है हमारे पास √1 - sin x। ठीक है, t की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 + -2 √1 - sin x। और जो हमारी लिमिट थी वो हम पुट करेंगे 0 to π/2 माइनस एप्सिलॉन। तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 + -2 इन √1 - sin π/2 माइनस एप्सिलॉन प्लस 2 √1 - sin 0। sin 0 तो 0 होता है, तो यहाँ से तो वैल्यू मिल गई 2। अब यहाँ से चेक करते हैं -2 √1 - sin π/2, क्योंकि एप्सिलॉन को 0 पुट करेंगे तो 0, sin π/2 1 होता है, तो 1 - 1 0। तो ये वैल्यू बची सिर्फ 2। तो इट मीन्स जो हमारी वैल्यू है राइट हैंड साइड में वो फाइनाइट आई। तो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा कन्वर्जेंट करेगा और कन्वर्ज करेगा वो 2 को। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंटीग्रेशन 0 to π dx बाय साइन x इंटीग्रेशन कोसिकेंट x। इट मीन्स हम कोसिकेंट इंटीग्रेशन का इंटीग्रेट करेंगे हम कोसिकेंट x को, और कोसिकेंट x को इंटीग्रेट करने के लिए हम कोसिकेंट x प्लस कोट x से डिवाइड और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर कोसिकेंट x प्लस कोट t को t पुट कर कोट x को t पुट करते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ से हमें माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस कोट x कोसिकेंट x dx = dt मिल जाएगा। तो यहाँ ये वाली वैल्यू चेक करो एक बार, ये यही है कोसिकेंट प्लस कोट x dx। तो इसकी जगह हम -dt पुट कर सकते हैं, तो -dt/t। तो -dt/t, तो इट मीन्स log ऑफ मोड t। तो log ऑफ मोड t, अब t की वैल्यू पुट कर देंगे क्योंकि t हमारे पास था माइनस कोसिकेंट x प्लस कोट t। तो जो इसकी जो हमारी वैल्यू आनी थी वो हमारे पास आई माइनस लॉग माइनस कोसिकेंट x प्लस कोट t। अब ये 0 से पाई है हमारे पास, तो इसको तो हमारे इंटीग्रल को तो 0 पे भी प्रॉब्लम है और इसको पाई पे भी प्रॉब्लम है। तो इट मीन्स जो हमारा फंक्शन है वो हमारा अनबाउंडेड हो रहा है दोनों वैल्यू के लिए, दोनों लिमिट के लिए। तो उसके लिए अगर दोनों पे ही इनफाइनाइट होता है तो हम एक ट्रिक यूज़ करते हैं कि हम बीच में कोई सी यूज़ कर लेते थे। जैसे अगर a to b fx है और fx को a पे भी प्रॉब्लम है और fx को b पे भी प्रॉब्लम है, तो हम कोई नंबर c कंसीडर करते थे a और b के बीच में। तो यहाँ पर 0 से पाई के बीच में हम π/2 कंसीडर करेंगे। इंटीग्रेशन 0 to π/2 dx बाय साइन x प्लस इंटीग्रेशन π/2 to π dx बाय साइन x, एंड π/2 बिलोंग करता है हमारा ओपन इंटरवल 0, π/2। अब इसको 0 पे प्रॉब्लम है जो हमारा इंटीग्रेशन है और इसको पाई पे प्रॉब्लम है। अगर 0 पे प्रॉब्लम है तो यहाँ हम लिमिट लगा देंगे एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन 0 प्लस एप्सिलॉन 2 π/2 dx बाय साइन x प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 प्लस इंटीग्रेशन π/2 टू पाई माइनस एप्सिलॉन 2 dx। अब इसको I1 मान लेंगे और इसको I2, और जैसे हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सोल्व करते हैं सेकेंड काइंड
काइंड को उसको एज टी सोल्व करेंगे। तो यहाँ से हम जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी इंटीग्रेशन साइन एक्स की वो पुट कर देंगे। तो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, और जो हमारी लिमिट है वो 0 प्लस एप्सिलॉन से पाई बाई 2 प्लस लिमिट एप्सिलॉन 2 माइनस लॉग कोसिकेंट एक्स प्लस कोट एक्स, एंड जो लिमिट इंटीग्रेशन की है वो है एप्सिलॉन 1 से पाई बाई 2। सो लिमिट एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 प्लस माइनस लॉग कोसिकेंट पाई बाई 2 प्लस कोट पाई बाई 2 प्लस लॉग कोसिकेंट 0 प्लस एप्सिलॉन 1 प्लस कोट 0 प्लस एप्सिलॉन 1। तो अब इन एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की जगह हम 0 पुट कर देंगे और ये वैल्यू आएगी माइनस लॉग 1 प्लस 0 प्लस लॉग कोसिकेंट 0 प्लस कोट 0 माइनस लॉग 1 प्लस 0 प्लस लॉग कोसिकेंट 0 प्लस कोट 0। तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा कोशिकेंट और कोट है इनकी फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो log 0 मिलेगा हमें, और log 0 हमारा माइनस इन्फिनिटी होता है और ये वैल्यू हमारी इनफाइनाइट है। तो इट मीन्स हमें राइट हैंड साइड में जो वैल्यू मिली है वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी मिली। तो हमारा जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ सेकेंड काइंड है वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx बाई 2x माइनस एक्स स्क्वायर। हर एक क्वेश्चन में एक अलग पैटर्न यूज होता है कि कैसे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ अगर हम देखें तो 0 भी यहाँ पर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है और 2 भी हमारा पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। तो अब इसको ब्रेक करेंगे। अब ये 0 से 2 है हमारे पास, तो इसको हम 1 ले लेंगे इसके बीच में जो हमारा क्लोज इंटरवल 0, 2 के बीच में है। इसको I1 नाम दे देंगे और इसको I2। तो इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई एक्स 2 माइनस एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 dx बाई एक्स 2 माइनस एक्स। यहाँ पर 0 से प्रॉब्लम है तो 0 प्लस एप्सिलॉन 1 कर देंगे और एप्सिलॉन 1 टेंड्स टू 0 लगा देंगे, और यहाँ पर 2 पे प्रॉब्लम है तो 2 माइनस एप्सिलॉन 2 कर देंगे और एप्सिलॉन 2 टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो इस टाइप से हम अब सबसे पहले I1 को सोल्व करते हैं। I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 dx बाई एक्स into 2 minus x. Here 0 is the only point of infinite discontinuity on closed interval 0, 1. तो I is equal to integration 0 to 1 dx by x 2 minus x limit epsilon tends to 0, 0 plus epsilon dx by this। अब इसके हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट कि x है 2 माइनस एक्स है। अब इसको लिखते हैं हम dx बाई एक्स को एज इट इज लिखते हैं और x को 0 पुट करते हैं तो यहाँ से 2 आ जाएगा साथ में प्लस। अब x को 0 पुट करते हैं, ठीक है, x को एज इट इज रखते हैं तो यहाँ से x को 0 तो पुट कर लिया था हमने, अब 2 पुट करते हैं तो यहाँ से भी 2x आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन इजिली सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आएगा लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1/2 log x प्लस 1/2 log 2 माइनस एक्स इंटू माइनस 1। अब हम लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन पुट करेंगे, ये हमारे पास 0 प्लस एप्सिलॉन से 1, तो लिमिट एप्सिलॉन। अब ये log की एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा 1/2 log x बाय 2 माइनस एक्स और लिमिट है हमारे पास 0 प्लस एप्सिलॉन से 1। सो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 प्लस 1/2 एंड log 1/2 माइनस 1 माइनस log एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन। तो log 1 की वैल्यू 0 होती है तो यहाँ से बना माइनस 1/2 लिमिट एप्सिलॉन बाय 2 माइनस एप्सिलॉन। तो यहाँ से हमें वैल्यू log 0 मिलने वाली है और log 0 होता है हमारा माइनस इन्फिनिटी। तो इट मीन्स हमें राइट हैंड साइड में इनफाइनाइट वैल्यू मिली। तो जो हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल है सेकेंड काइंड का वो हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर हमें इन दोनों में से जो हमने I1 और I2 कंसीडर किए थे, अगर एक की वैल्यू भी इन्फिनिटी मिल जाती है तो हमें सेकंड की वैल्यू चेक करने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो भी हमें मतलब अगर कोई नंबर इन्फिनिटी की तरफ पहले ही चला गया तो उसके अंदर कुछ भी ऐड करो वो उसको कम तो नहीं कर सकता। लेकिन एक केस और बन सकता है कि अगर हमारा I2 माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाए और I1 हमारा इन्फिनिटी की तरफ जाए
तो हम बोल सकते हैं कि शायद ये फंक्शन हमारा ओसिलेट कर सकता है बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब हम अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए एक बार I2 को भी चेक कर लेते हैं। I2 को प्रॉब्लम है हमारे को 2 पे, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 टू 2 प्लस एप्सिलॉन, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 1/2 log। अब इसको तो डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये तो 1 से 2 माइनस एप्सिलॉन जा रहा है, 1 पे तो प्रॉब्लम है ही नहीं, 2 माइनस एप्सिलॉन पे है, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी 1/2 लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू 0 log 2 माइनस एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन। तो लिमिट इंटीग्रेशन 0 to 2 dx बाय 2x माइनस एक्स स्क्वायर इज डाइवर्जेंट, क्योंकि जो हमने इसकी जो वैल्यू थी, जो हमारे पास इंटीग्रेशन था 0 से 2 dx बाय x 2 माइनस एक्स, इसको 0 पे और 2 पे प्रॉब्लम थी तो हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया I1 प्लस I2 में। अब हमारा I1 भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और I2 भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो जो इसकी टोटल वैल्यू है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और जब भी हमें राइट हैंड साइड में कोई इन्फिनिटी वैल्यू मिल जाती है तो हम बोल देते हैं कि जो हमारा गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो हमारा डाइवर्जेंट है और वो डाइवर्ज कर रहा है इन्फिनिटी को। ठीक है, अब इस सीरीज में हमने इम्प्रॉपर इंटीग्रल सबसे पहले टॉपिक वाइज करेंगे हम। इसमें हमने सबसे पहले इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर स्टार्ट किया है, इसका एक और लेक्चर होगा और उसके बाद हम CSIR नेट और गेट में जो भी इस चैप्टर पर बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे और हमारा यहाँ से 3 to 5 मार्क्स हम यहाँ से इजीली गेन कर सकते हैं। इम्प्रॉपर इंटीग्रल चैप्टर से CSIR नेट में भी और गेट में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो जैसे ही हमारे 2 लेक्चर यानी हमारा इम्प्रॉपर इंटीग्रल 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जिससे हमारा बेस और अच्छा बन जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।